एक लड़की जिसकी उम्र महज 19 साल होती है, जिसके माता पिता फूलों का काम किया करते हैं, वो भी माता पिता के साथ फूलों का काम किया करती। किसी शादी में वो फूल मालाएँ दिया करते। दोस्तों, धीरे धीरे उनका समय बीतने लगता है। बेटी अब धीरे धीरे करके बड़ी होने लगती है। घर वाले भी उसकी शादी के लिए लड़के देखने लगते हैं। जो भी लड़का उसे देखने आता तो उससे बस वो यही कहती कि मैं तो अभी बालक हूँ, अभी मैं शादी नहीं कर सकती। दोस्तों, एक दिन वो एक शादी समारोह में फूल माला लेकर जाती है और वहाँ उसका टकराव एक लड़के के साथ हो जाता है। दोस्तों, जब ये दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं और ये खड़े होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं तो एक दूसरे के गले में ऑटोमेटिक ही माला डल जाती है। दोस्तों, उसके बाद जो इनके जीवन में होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी इस पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, मथुरा वृंदावन के पास एक गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर राधा नाम की एक लड़की जो बहुत ही ज़्यादा नटखट होती है। दोस्तों, जो उसके माता पिता होते हैं वो फूलों का काम किया करते हैं, फूलों से माला बनाया करते हैं, शादी समारोह में फूल वगैरह दिया करते हैं, सजावट का काम उनका होता है। दोस्तों, धीरे धीरे करके जो राधा होती है वो बड़ी होने लगती है। अब राधा की उम्र 19 साल हो जाती है। घर वालों को लगने लगता है कि अब राधा के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी जाए। वो अपने माता पिता से हद से ज़्यादा प्यार करती है क्योंकि वो माता पिता की इकलौती संतान होती है। जब भी वहाँ पर उसे कोई लड़का देखने के लिए आता तो उससे बस वो यही कहती कि मैं तो अभी बच्ची हूँ, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। सभी के साथ हंसी मजाक करती। पूरे गांव में उसके चर्चे हुआ करते कि राधा आज यहाँ से क्यों नहीं आई, क्योंकि वो सभी लोगों को हंसाया करती। दोस्तों, धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता रहता है। घर वालों को भी चिंता होने लगती है कि ये लड़की पता नहीं कब बड़ी होगी, कब इसकी शादी होगी। यहाँ पर जो राधा की माँ होती है वो कहने लगती है कि कोई बात नहीं, हमारी बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही है, जैसे ही बड़ी हो जाएगी 1 साल की बात और है, इसकी हम शादी कर देंगे। एक दिन का वाक़या होता है जब राधा पड़ोस के ही गांव में, जो उनके घर से 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर होता है, वहां पर अपनी सहेली के साथ फूल मालाएं लेकर जाती है। और जैसे ही एक बड़े से घर के अंदर प्रवेश करती है तो वहाँ पर सामने से एक लड़का आ रहा होता है, उससे उसकी टक्कर हो जाती है। और टक्कर होने के बाद जो सारी फूल मालाएं हैं वो ज़मीन में बिखर जाती हैं। और इधर जो सामने लड़का होता है उसका नाम सूरज होता है, वो ज़मीन पर गिर जाता है। और इधर जो राधा होती है वो भी ज़मीन पर गिर जाती है। जो घर के और सदस्य होते हैं वो वहाँ पर हंसने लगते हैं कि किस तरह का यहाँ पर माहौल बन गया है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर ये दोनों खड़ा होकर देखते हैं, जो सूरज होता है उसके गले में भी एक माला होती है और जो राधा होती है उसके गले में भी एक माला होती है। यानी अपने आप ही दोनों के गले में एक एक माला डल जाती है। जब राधा सूरज को पहली नज़र में देखती है तो उसे उससे प्यार हो जाता है। इधर सूरज जब राधा को देखता है तो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। वहीं पर वो मन ही मन सोचने लगता है कि अगर ये लड़की मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। राधा भी कुछ ऐसा ही उसके बारे में सोचती है। इधर जो सूरज की माँ होती है वो वहाँ पर आ जाती है और सूरज से कहने लगती है कि सूरज, आज शाम को तेरी बहन की शादी है और अब तो ये माला ख़राब हो चुकी है, ज़मीन में गिर चुकी हैं और मालाएँ हमें चाहिएंगी, तो जल्दी से माला लेकर आ जा। इधर जो राधा होती है वो खड़ी होती है और वहाँ से वो भी जाने लगती है। तो यहाँ पर जो सूरज की माँ होती है राधा को बुलाती है और कहती है कि बेटा, कितने पैसे हुए तुम्हारी मालाओं के। तो यहाँ पर राधा कहती है कि माँ जी, मालाओं के पैसे कैसे, यहाँ पर तो हमारी माला ज़मीन पर गिर चुकी हैं, अब यहाँ पर हम आपसे पैसा नहीं ले सकते। तो यहाँ पर जो सूरज की माँ होती है वो कहती है कि बेटा, तुम बहुत ही अच्छी सुंदर बातें करती हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहती है कि माँ जी, मेरा नाम राधा है। तो यहाँ पर जो माँ होती है वो कहने लगती है कि बेटा, जितनी तुम खूबसूरत हो उससे भी कहीं खूबसूरत तुम्हारा नाम है। सूरज यहाँ पर खड़ा होकर देखता रहता है और सूरज यहाँ पर कहता है कि ठीक है माँ जी, मैं इस फूल वाली के साथ जाता हूँ और वहाँ से और माला लेकर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर जो माँ होती है वो कहने लगती है कि बेटा, इसका नाम फूल वाली नहीं है, इसका नाम राधा है। तो यहाँ पर सूरज कहकर जाता है कि ठीक है माँ, मैं इसको राधा ही बुलाऊँगा।
उसके बाद वो राधा से कहता है कि राधा चलो मैं तुम्हारे गांव चलता हूँ, वहाँ से मुझे फूल मालाएं दे देना। यहाँ पर राधा भी तैयार हो जाती है। राधा अपनी सहेली के साथ और सूरज की बाइक पर ये तीनों लोग बैठ जाते हैं। वहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर इनका घर होता है। और जब घर में माता पिता राधा के साथ में एक लड़के को देखते हैं तो वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होने लगते हैं। राधा को अपने साथ अंदर ले जाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा तूने क्या किया है, तू आज कोई शिकायत लेकर तो नहीं आई, ये व्यक्ति यहाँ पर क्यों आया है, ये लड़का यहाँ किस लिए आया है। तो यहाँ पर राधा कहने लगती है कि माँ जी, मैं जहाँ पर शादी समारोह में फूल माला देने के लिए गई थी वहाँ पर मेरी मालाएं ज़मीन में गिर गई थी और इनकी माँ जी ने मुझे उनके पैसे भी दे दिए, अब इनको शादी के लिए और फूल मालाएं चाहिए। तो यहाँ पर जो राधा के पापा होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा ठीक है, इनको तुम बैठाओ और एक गिलास लस्सी बनाकर इन्हें पिलाओ, तब तक हम फूल मालाएं तैयार कर लेते हैं। फिर राधा के पापा और मम्मी दोनों फूल मालाएं तैयार करने लगते हैं। जो राधा होती है वो बहुत ही अच्छी तरह से प्यारपूर्वक एक लस्सी का गिलास लाती है और सूरज के हाथ में थमा देती है। हालांकि सूरज अपने घर पर लस्सी नहीं पिया करता, लेकिन यहाँ पर राधा के प्यार को देखकर वो चुपचाप उस लस्सी को पी जाता है और यहाँ पर राधा से बातचीत करने लगता है और कहने लगता है कि राधा तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो यहाँ पर राधा बताती है कि मैं हूँ और मेरे मम्मी पापा हैं। यहाँ पर सूरज राधा से कहने लगता है कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारे मम्मी पापा का ख्याल कौन रखेगा। तो यहाँ पर राधा एक ही जवाब देती है कि शादी के बाद भी अपने मम्मी पापा का ख्याल मैं खुद ही रखूँगी। दोस्तों, सूरज यहाँ पर इस तरह की बातों को सुनकर बहुत ही प्रभावित होता है और फिर यहाँ राधा से कहने लगता है कि राधा, क्या कल तुम मुझे नज़दीकी शिव मंदिर में मिल सकती हो। यहाँ पर राधा भी सूरज को मना नहीं कर पाती और फिर वो सूरज से यही कहती है कि मैं कल शाम को ज़रूर आपसे मिलने के लिए शिव मंदिर में पहुँचूँगी, लेकिन वहाँ पर मेरी एक सहेली भी मेरे साथ में होगी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे इस तरह से नहीं जाने देंगे। मैं उनसे यही कहकर आऊँगी कि मैं शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए अपनी सहेली के साथ जा रही हूँ, तब मैं वहाँ पर आ जाऊँगी। तो सूरज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, हमें सर हिला देता है और कहता है कि ठीक है, मैं कल शाम को तुम्हारा शिव मंदिर में इंतज़ार करूँगा। उसके बाद वहाँ से फूल मालाएं लेकर वो अपने घर चला जाता है। दोस्तों, रात में उसकी बहन की शादी होती है। उस शादी में वो आराम से कामकाज करता है और फिर जैसे ही अगली सुबह होती है वो फिर ख्यालों में खो जाता है कि आज मुझे राधा से मिलना है, किस तरह से उसके पास जाना है। इधर जो राधा होती है उसे भी रात भर नींद नहीं आ रही होती। वो सोचती रहती है कि पता नहीं सूरज ने मुझे किस लिए बुलाया है और मुझसे वो क्या कहने वाला है। दोस्तों, उसके बाद जब शाम होती है, राधा अपने माता पिता से कहती है कि बाबूजी, माँ जी, मैं नज़दीकी जो शिव मंदिर है गांव के बाहर में, उसमें भोलेनाथ के दर्शन करने जाना चाहती हूँ। मैं अपनी सहेली को साथ लेकर जा रही हूँ, क्या मैं वहाँ पर जा सकती हूँ। जो पिता होते हैं वो एकदम से अचंभित हो जाते हैं कि आज तक तो राधा कभी किसी मंदिर में नहीं गई, लेकिन आज वो किस तरह से मंदिर में जा रही है। फिर यहाँ पर माँ कहने लगती है कि कोई बात नहीं, इसे जाने दो, हमारी बेटी जवान है, हमारी बेटी समझदार है, वो कोई गलत काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर माता पिता की बात आपस में हो जाती है। उसके बाद राधा को वहाँ से जाने दिया जाता है। दोस्तों, राधा फिर उस मंदिर में पहुँच जाती है। यहाँ पर वो अपनी सहेली को अपने साथ लेकर जाती है। सूरज बहुत समय पहले से ही वहाँ पर राधा का इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे ही राधा को वो सामने देखता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे बिल्कुल झूमने लगता है। और जब राधा उसके पास आती है तो राधा को देखकर वो राधा से कहने लगता है कि राधा, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप मेरा बुरा तो नहीं मानोगी। तो यहाँ पर राधा कहती है, नहीं नहीं, मैं आपका बुरा क्यों मानूंगी, अगर मैं कुछ गलत कह दूँ तो क्या आप मुझे माफ़ कर दोगी। तो यहाँ पर राधा कहती है कि ऐसा आप क्या गलत कहने वाले हैं। तो सूरज यहाँ पर राधा से कहने लगता है कि तुम भोलेनाथ की कसम खाकर कहो कि मुझसे अगर कोई गलती से गलत शब्द निकल गया तो तुम मुझे माफ़ कर दोगी, मुझसे रुस्वा नहीं होगी। तो यहाँ पर वो कहती है कि ठीक है, मैं भोलेनाथ की कसम खाकर कहती हूँ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी। उसके बाद सूरज कहता है कि राधा, मैं
तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम हर पल मेरे साथ रहो। यहाँ पर राधा उसकी तरफ देखने लगती है और सूरज जो होता है वो कहता है कि मैं भोलेनाथ की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हें जीवन में कभी भी नहीं छोड़ूंगा। राधा उसकी तरफ इस तरह की निगाहों से देखती है, दोनों एक दूसरे की निगाहों में खो जाते हैं और राधा यहाँ पर कहने लगती है कि मुझे भी तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। जब हम लोग आपस में टकराए थे और एक दूसरे के गले में ये माला डल जाती है तो हम लोगों को वहीं पर समझ जाना चाहिए था कि ये परमात्मा का ही कोई आशीर्वाद है, उसी का कोई चमत्कार है कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ मिला दिया। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि आज तो मैं आपसे मिलने आ चुकी हूँ, लेकिन कल दोबारा मैं आपसे इस तरह से मिलने नहीं आऊँगी। मैं आपसे तभी मिलने के लिए आऊँगी जब आप मेरे घर पर आकर मेरे घर वालों से मेरे रिश्ते की बात करोगे। सूरज राधा से कहता है कि मैं राधा ज़रूर तुम्हारे घर पर आऊँगा और तुम्हारे घर वालों से बातें करूँगा। दोस्तों उसके बाद सूरज अपने घर चला जाता है। एक सप्ताह का समय वहाँ से लेकर जाता है कि एक सप्ते में मैं वापस ज़रूर आऊँगा। इधर जो राधा होती है वो अपने घर चली जाती है, लेकिन अब राधा एक सप्ते तक उसका इंतज़ार करती है, लेकिन एक सप्ताह बीतने के बाद भी वहाँ पर सूरज नहीं पहुँचता। दोस्तों अब राधा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगती है, मन ही मन सोचने लगती है कि तुम कब घर आओगे। दोस्तों उसके बाद जो घर वाले होते हैं वो भी राधा की हालत को देखकर परेशान होने लगते हैं। जो लड़की बहुत ही ज़्यादा नटखट हुआ करती थी वो आजकल इस तरह से चिंता में कैसे डूबी हुई है, इसके साथ में हुआ क्या है, किसी को कानों कान खबर नहीं होती कि राधा को किसी लड़के से प्यार हो गया है। दोस्तों उसके बाद इस कहानी में होता क्या है, क्या राधा और सूरज एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं या राधा इंतजार करती ही रह जाती है। अगर आप लोग भी इस पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस कहानी के पार्ट नंबर 2 को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों हम इसका पार्ट नंबर 2 बहुत ही जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे, क्योंकि ये कहानी आज बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हमने इसके 2 पार्ट बनाए हैं। दोस्तों कौन कौन ऐसे हैं जो इसका पार्ट नंबर 2 देखना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,